गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Good Please afternoon. wait. Thank you, sir. अपना परिचय बिना नाम और एड्रेस बताए बोर्ड को देंगे. सर मैंने अपनी 10th और 12th गुरु हरकिशन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ से किया है और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर से और मास्टर्स में मैंने एज ए नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट एमए किया है हिस्ट्री से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और मेरा नेट क्वालिफाई है और ये मेरा भी सेकंड इंटरव्यू का प्रयास है. आप हनुमानगढ़ से ना? यस सर. कैसे पता चला हमें? सॉरी सर. चलिए, नेट हिस्ट्री में नेट किया है. यस सर. आप का प्लान बी है ये लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना? यस सर. मैंने आरएस में अटेम्प्ट दिए थे 2 तो मेरा उस टाइम मैं सफल नहीं हो पाया था तो मैंने उस टाइम पे नेट क्वालिफाई किया एज ए करियर बी ऑप्शन के रूप में. जेआरएफ मिला? यस सर. जेआरएफ मिल रहा है आपको? जेआरएफ में कर रहे हैं कि नेट में कर रहे हैं? नो सर, मैंने अभी पीएचडी नहीं कर रहा हूँ. रजिस्टर नहीं कर नो रहा सर. है? नो सर. अच्छा, तो कराना चाहेंगे तो कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगेगा इसमें? अगर आपको कहें कि एक सिनॉप्सिस तैयार कीजिए आप. सर मेरे को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी रुचि है और उसके अलावा मैं एक और ऑप्शन में देखूं तो राजस्थान इतिहास से संबंधित मैं किसी टॉपिक पे करना चाहूँगा, स्पेसिफिकली बीकानेर. स्पेसिफिकली बीकानेर? यस सर. ऐसा क्या खास है बीकानेर में? बीकानेर कैसे बसा? सब बीकानेर जोधपुर जो मारवाड़ राजघराना था उसी का ही बाद में उससे अलग हुआ. वहाँ पे जो महाराजा जोधा सिंह जी थे उनके बेटे बीकाजी ने बीकानेर बसाया था. उनमें कुछ आपसी विवाद हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने जोधपुर से पलायन करके वो इस रीजन के अंदर आए थे और यहाँ पे उनको स्थान उचित लगा और उन्होंने यहाँ पे. सबसे पहले कौन सी राजधानी बनाई थी बीकानेर में? बीकानेर की सर एग्जैक्टली सर बीकानेर शहर तो बहुत बाद में बसा. यस सर. पहले वो जगह बनाई थी, वही राजधानी बनाई थी, फिर यहाँ पे आए थे. ओके सर. वो कौन सा था? सब उसको मेरे को अभी आइडिया नहीं है सर. कोडमदेसर. कोडमदेसर सर उसके पास उसको पहले बनाया. यस सर. यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं. जलवायु भी यहाँ की ड्राई थी, रेगिस्तान था. आप कह रहे हो कि ये अच्छा लगा. क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सर जो बीकानेर है वो ट्रेड रूट के हिसाब से सर काफी उचित स्थान था. यहाँ से आगे अमरकोट और जो मिडिल ईस्ट की तरफ अपने ट्रैवल देखते हैं तो वहाँ पे ये ट्रेड रूट के अंदर भी एक अच्छा स्थान था. दिल्ली से अपने जब जाते हैं तो इसलिए सर ये सूटेबल कंडीशन थी यहाँ पे. अच्छा, चलिए, ये अपने ट्रम्प साहब की जो शांति परिषद है इसका क्या उद्देश्य है? सर जो ट्रम्प जी ने वो गाजा पीस ऑफ बोर्ड का गठन किया है वो गाजा में रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, डीमिलिटराइजेशन करने के लिए और वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करने के लिए और एक ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए उनका प्रयास है सर. कितने लोगों को सम्मिलित करना चाहते थे? सर एग्जैक्टली इनविटेशन उन्होंने काफी देशों को दिया था बट काफी माने सर नंबर था? सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता बट 15 मेंबर्स ने ज्वाइन किया सर. ज्वाइन किया है. तो इतने 15 ने भी क्यों ज्वाइन किया आउट ऑफ 60? सर कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं यूएस के साथ, उनके संबंध वो सुधारना चाहते हैं. कुछ फॉर एग्जांपल सर पाकिस्तान है जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है तो अभी वो यूएस के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं फॉर इट्स इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक. मतलब भारत क्यों सम्मिलित नहीं हुआ इसमें? सर इंडिया और यूएस के अभी जो टैरिफ की जो टेंशन चल रही है उसको लेके सर काफी मतलब ओपोजिशन भी है. और दूसरा सर जो इंडिया की पॉलिसी है वो इजराइल को भी वो मान्यता प्राप्त मतलब मान्यता देते हैं और जो पैलेस्टीन है उसके साथ भी इंडिया अच्छे संबंध मतलब रखता है. गाजा में तो जो जितना भी नरसंहार हुआ है, जितना भी मारकाट हुई है, लोग भूखे मरे हैं, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसी. ठीक है ना? और वहीं पे वो शांति स्थापित करना चाहते हैं. तो ये पैराडॉक्सिकल एक जो प्रपोजल है इसको विश्व जो है वो किस तरह से लेगा, किस तरह से समझेगा? सब विश्व शांति की दिशा में अगर आपने देखें तो ये एक वेलकम स्टेप है अगर वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश होता है सर. पीछे हिस्टोरिकली कुछ भी हुआ हो वहाँ पे काफी लोगों की जान माल का भी खतरा हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है और इकोनॉमी भी वहाँ की तबाह हुई है.
बट इन फ्यूचर अगर वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश होता है और जो हमास और इसराइल है और वहाँ के जो पैलेस्टीनियन लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच में अगर अच्छे संबंध स्थापित होते हैं तो वो सर ग्लोबल पीस के लिए एक वेलकम स्टेप ही होगा सर। इसमें क्या वास्तव में ऐसा ऐसा विचार है जो मतलब आप जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो ऑन दी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, क्या इज इट पॉसिबल? सर अगर ये संभव होता तो इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी तो उसमें शामिल होते। तो वो कह रहे हैं कि भाई यूरोप जो है दैट इज द हे रिक ऑफ फूल्स, ये ढेर है मूर्खों का, है ना। यहाँ जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो सब मूर्ख है। ये कहीं तो ये एक बार तो ये कह देते हैं, एक बार वो कह देते हैं। सर ऑन पेपर तो आइडिया अच्छा है बट मेन इश्यूज है डिफरेंसेस का। जैसे इजराइल भी इसी का इसमें पार्टिसिपेंट है और पाकिस्तान भी इसमें पार्टिसिपेंट है, तो उनमें बीच में उनका गतिरोध होने का काफी ज्यादा चांसेस हैं सर। तो मे बी इसमें काफी रुकावटें भी आएंगी बट ऑन पेपर अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो सर ये एक वेलकम स्टेप के रूप में मैं मानता हूँ सर। हमारी जो पॉलिसी अतिथि देवो भव या पड़ोसी प्रथम या इस तरह का जो एक वो है, जैसे इस अभी भी टर्मोइल ये हुआ था चारों तरफ, यस म्यांमार से लेकर के और श्रीलंका तक हम लोगों ने कभी पीस कीपिंग फोर्स भेजी तो कभी कहीं भेजा, कुछ भेजा इस तरह से। तो इस तरह से हमने दलाई लामा को शरण दी थी, आपको याद हो। यस सर। उसी टाइम से हमारे चाइना से संबंध खराब हो गए थे 1962 से, यस याद है आप? यस सर। उधर तो पंचशील हमने साइन किया था और उधर दलाई लामा को हमने शरण दे दी थी और वो 62 की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। यस तो क्या हमें दलाई लामा को वापस कर देना चाहिए? सर इंडिया की जो मूल सिद्धांत रहा है अतिथि देवो भव का, तो उसी की पालना में हमने उनको शरण दी थी और हमने एक मोरालिटी के रूप में और एक ट्रस्टेड एक मतलब नेशन होता है, एक पब्लिक नेशन की जो डेफिनेशन होती है उसका पालना करते हुए उनको शरण दी है सर। और हम उन जो इंडिया की जमीन है सर वहां से उनको कुछ भी पॉलिटिकल अगेंस्ट चाइना करने का अलाउ नहीं करते, हम उनको सिर्फ सर संरक्षण दिया हुआ है सर। लेकिन वो तो चाइना के तो नाक का सवाल है ना वो सर। अभी ऐसा कैसे कर दिया आपने? तिब्बत में भी हम लोग हस्तक्षेप रखते हैं, जो वो कहते हैं कि तो हमारी कॉलोनी है। अच्छा, दूसरे एक और हमने अभी दूसरा इसी तरह का वो किया है कि जो मैडम है ये सब बांग्लादेश में, बांग्लादेश से, उनको भी हमने शरण दे दी यहाँ पे, तो बांग्लादेश हमसे नाराज हो गया। सर इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की, जिसमें उसको मतलब संबंध अच्छे स्थापित करने हैं नेबर से। बट सर जैसे बांग्लादेश का केस था, वहां पे जो शेख हसीना थी जो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी, उनको जान का खतरा था। हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि उनकी जो फैमिलीज है उनको उनका मर्डर कर दिया गया था। तो सर एक मोरालिटी के रूप में देखा जाए तो उनको संरक्षण देना सर मैं उचित समझते हैं, इसलिए उन्होंने उनको दिया। और साथ में साथ सर अपने बांग्लादेश की जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज है उसको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, जिसपे सर सरकार प्रयासरत भी रहती है सर। नहीं तो इसके देखो क्या होता है भाई, हिट एंड ट्रायल हम कर रहे हैं जब से म्यांमार से लेके यहाँ तक हमने पूरा हिट एंड ट्रायल ही तो रहा है। बट इसका रेसिप्रोकेट कैसे किया इन लोग, इन स्टेट्स कंट्रीज ने, सॉरी इंडिया को रेसिप्रोकेशन तो नहीं मिला ना उस हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग हमेशा मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सर राइट नाउ भी क्रिटिकल सिचुएशन है सर, मतलब म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में भी है और रिसेंटली नेपाल में भी देखा गया है सर। वो उनका एक तो इंडिया की पॉलिसी रही है कि हम दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। वो उनका सर वहाँ का जो इंटरनल टर्मोइल है, अगर वहाँ पे कुछ होता है तो उसी के साथ हम अपना संबंध और स्थापित करने का देखते हैं सर। जैसे अफगानिस्तान में अपने तालिबान के साथ अपनों ने किया था कि जैसे स्टार्टिंग में देखा गया था कि वो ओपोजिशन हो सकती है इंडिया की, बट अपनों ने डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ स्थापित किए और अभी हमारा उनके साथ काफी अच्छा संबंध है सर अफगानिस्तान के साथ। वैसे ही सर बांग्लादेश में इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अपने एफर्ट डाल रही है। हालांकि वहाँ पे कोई हम लोगों ने अपना स्टेशन भी बनाया है, अड्डा भी बनाया है बांग्लादेश में सर। हाँ। सॉरी सर इसका मुझे भी आइडिया नहीं है सर। मदर ऑफ ऑल डील्स किसे कहते हैं सर? ये टर्म रिसेंटली यूज की गई है, इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, तो इसी को लेके सर दोनों की तरफ से इसको मदर ऑफ ऑल डील की। क्या नाम है उस डील का, टाइटल क्या है?
सर मदर ऑफ ऑल डील्स ही कहते हैं उसको। सर नहीं, इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सर। तो इसी, चलिए, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? स्वनिधि सर, इसके तहत से ड्रोन्स और ड्रोन वगैरह के माध्यम से जो पट्टे होते हैं लैंड के, उनकी मैपिंग की जाएगी सर। और यही सर इसका मेन उद्देश्य है सर। चलिए, आपने पीसीएम किया है। यस सर। अभी जब आप एंटर हुए तो फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल लगाया आपने? सर इसमें सब फोर्स का होता है, न्यूटन का नियम है सर, कि अगर कोई चीज होती है उस पर अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो अपना प्रेजेंट स्टेट वो बना के रखती है, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो रिएक्ट भी करती है सर। तो मैंने सर वो जो गेट था, मैं अपनी दीवार को पे फोर्स लगाता हूँ, दीवार पे बराबर फोर्स लगाता हूँ, वो रिएक्ट नहीं करती है सर। वो उसमें सर जो मास वगैरह का डिफरेंस का रहता है सर, मतलब कितना अपने फोर्स लगा रही है उसकी क्वांटिटी कितना मैटर्स भी करती लगा है। लो आप, वो गिर जाएगी पर खिसकेगी नहीं। सर, इसकी- यहाँ बताइए आपने कि कुछ रिएक्शन, कुछ फायदा भी हुआ ना फोर्स लगाने का? यस सर। तो क्या क्या था, टॉर्क से हुआ क्या? यस सर। सर जो गेट की जो सेंटर है वहां से जितना वो लंबाई होगी उतनी कम फोर्स के साथ मतलब यूज होगा उसको हिलाने के लिए सर। तो सर इसमें अभी मैं क्लियर नहीं हूँ का वॉल्यूम जो है निकालने का फॉर्मूला बताइए। सॉरी सर, मैं अभी वो अच्छा चलिए, एयर जो है वो, एयर जैसे मान लीजिए एयर यहाँ पे कितनी होगी, उसे हम कौन सी उसमें मेजरमेंट में नापेंगे? वेट में या और किसी चीज में? कौन सी इकाई में नापेंगे जो एयर है यहाँ पे, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है? सर एयर के वॉल्यूम सर क्यूबिक प्रेशर में सर। क्यूबिक प्रेशर में या वेट में? सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसके बारे में सर। अच्छा, जो बांध होता है, डैम होता है, उसमें जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको कैसे नापते हैं? उसकी क्या इकाई है? सॉरी सर, मैं क्यूबिक मीटर क्यों कहते हैं उसको? सर सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं सर। ये क्यूब है क्या? क्यूब की सर 6 साइड्स होती है सर। ये सर वो 6 है इसकी, 1 2 3 4 ऊपर नीचे 6। यस सर। चलिए सर। अच्छा, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसमें से कहाँ से आपसे पूछा जाता है? सर आपसे कहीं से पूछ, मैं प्रयास करूंगा सर आंसर करने का सर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करें फिर। सर ओके सर, मैं प्रयास करूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा आपने एमए के दौरान और उसके बाद में फिर? सर मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था, और आरएस के सिलेबस के हिसाब से तो इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 सर। अच्छा, अमेरिकन की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इन दोनों में कंपैरिजन करो। मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो उनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैं और हमारी वैल्यूज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से हैं, कैसे? सर दोनों की जो रेवोल्यूशन था उसमें कुछ अंतर थे सर। वहाँ की जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था वो मेनली जो उनके राइट्स थे, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी, बट इंडिया से ज्यादा उनके पास अधिकार थे सर। और इंडिया, ब्रिटिश का इंटरफेरेंस भी उतना नहीं था जितना इंडिया कॉलोनाइज था सर। और दूसरा सर वहाँ पे वो उनको राइट्स के बारे में ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि वो यूरोप से ही वो चल के आए थे, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी थी। जो इंडिया के केस में अपने देखें तो वो बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी वगैरह लाए और जो इंडियन रेनेसेंस हुआ था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बाद में, तो लोगों में वो जागरूकता आई थी उसके बारे में। और लेटर ऑन जो मास मूवमेंट हुए, गांधी जी का और उनका रोल था, तो एक मेजर रीजन तो ये था सर। दूसरा सर, अमेरिका वालों ने अमेरिका में वायलेंस का यूज किया था, उन्होंने फोर्स का यूज किया था, उनके बीच में वॉर्स हुए थे जिनमें अल्टीमेटली वो जीते थे। और इंडिया में सच सर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं किया नेशनल मूवमेंट के अंदर सर। प्रीवियसली 1857 की क्रांति के टाइम पे जरूर हुआ था सर, बट एज ए फुल फ्लेज वॉर अपने देखें तो वो नहीं था सर इंडिया के अंदर।
अच्छा, अमेरिका जब फ्री हुआ तो उसने उसके बाद ब्रिटेन के साथ कोई कैसा भी रिलेशन नहीं रखा, लेकिन जब इंडिया फ्री हुआ तो उसने ब्रिटेन के साथ में पूरे रिलेशंस रखे। यानी यूएस के रिलेशन ब्रिटेन के साथ पूरी तरह खत्म हो गए, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में, लेकिन भारत के रिलेशन खत्म नहीं हुए। भारत उसके बाद कॉमनवेल्थ का मेंबर बना 1949 में, उसको कंटिन्यू किया। ब्रिटेन ने हमारी हेल्प भी की, ऐसी बात नहीं की। इसने जो राउरकेला में वो बना था स्टील प्लांट, उसमें हेल्प की थी उसने। यस तो इस तरह का अमेरिका ब्रिटेन के साथ में क्यों नहीं रहा? सर, अमेरिका की कंडीशन इंडिया से काफी स्ट्रॉन्ग थी, एक तो जो उनका सेंटिमेंट था, और अमेरिका सर जो आइडेंटिटी थी यूरोप की उससे अलग होना चाहता था सर। तो आपको उनके का जो काफी रूल्स हैं अपने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में देखो या उनके, तो उसमें दिखाई देता है कि वो यूरोप से काफी अलग रहना चाहते हैं और अपनी एक अलग ऐसे आइडेंटिटी एज ए सुपर पावर बनना चाहते थे सर। उस समय तो नहीं चाहते, उस समय उनके अलग होना सर चाहते थे बस। उनके सर वो मतलब मिलिट्री वाइज देखा जाए या इकोनॉमिक वाइज देखा जाए तो वो सर काफी इंडिया की कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग था सर। और 13 कॉलोनी थी मुश्किल से, उनमें हदमार की पॉपुलेशन 3-4 लाख के आसपास की होगी, इससे ज्यादा नहीं थे लोग। यहाँ तो करोड़ों लोग थे। सर उनके जो मूलभूत जो सेंटिमेंट्स थे, जो उनके अपने रेवोल्यूशन में अपने देखते हैं कि मोस्टली प्रिजनर्स थे, तो अगर एक उनके ही जगह के थे बस, जॉर्जिया के, उसके अलावा कहीं के नहीं थे। सॉरी सर, उसका मैं भी क्लियर ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री में बात करें, यस, राजस्थान के इतिहास में आपके हिसाब से सबसे मेजर कैरेक्टर कौन है? मेजर कैरेक्टर सर हिस्टोरिकली देखें तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड सर। उनको रखेंगे आप, क्यों? सर हिस्टोरिकली देखें तो उन्हीं की सर जो लॉस हुई थी सेकंड बैटल के अंदर, तो उसके बाद में इंडिया, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था सर, दिल्ली सल्तनत के रूप के ऊपर। तो हिस्टोरिकली अपने देखें तो वो एक मेजर घटना थी सर। और अगर सर पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका जो भी पास्ट लाइफ थी, उसी वजह से उनका लॉस हुआ वो। यस सर। अगर वो डिप्लोमेटिक होते, अगर वो लोगों को साथ लेके चलते, तो ऐसा होता ही क्यों? उनकी किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ बनती नहीं थी, ना सोलंकियों के साथ, ना गढ़ वालों के साथ, यस ना नागानक भंडारकों के साथ में, तो होना ही था फिर तो। यस सर। तो लॉस तो होना ही था उनका, तो उसमें क्या गलत हो गया भाई? गौरी नीति को कोई और होता वो तो। यस सर, उनके कुछ वहां पे उनके लूप होल्स रहे थे जिनका फायदा ओपोजिशन ने उठाया था, बट आपने कोई मतलब घटना के कंटेक्स्ट में अपने देखे तो मुझे वो लगता है। दूसरा सर सेम घटना जो सांगा और बाबर के युद्ध के अंदर हुआ था, तो सर मैं उसको मानता हूँ, उसमें भी काफी चीजें रिपीटेटिव हुई थी जो फर्स्ट टाइम हुई थी। तो ये घटना सर मैं राजस्थान के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मेजर मानता हूँ कि इससे फर्स्ट वाली में तो इसका इंडियन इम्पैक्ट था, और सेकंड वाली जो सांगा के टाइम पे थी उसका उनका जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर मुगल डोमिनेशन असर्ट हुआ, और उससे काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले सर राजस्थान के कल्चर पे भी, हिस्टोरिकली भी और पॉलिटिकली भी सर। जो टेस्ट मैच जो खेले जाते हैं उनमें उनकी यूनिफॉर्म सबकी व्हाइट होती है, यस सर। जबकि वनडे में कलरफुल होती है। Yes, ऐसा क्यों? सर इवन 80s 90s तक सर वनडे की भी यूनिफॉर्म वाइट थी, और उसके बाद में इसको चेंज किया गया था कि वनडे में कलरफुल यूनिफॉर्म्स लाई गई थी सर। और टेस्ट में जो हिस्टोरिकली जो चलता आ रहा है उसी को कैरी ऑन किया गया था, उसमें सर अलग फ्लेवर देने के लिए। और दूसरा सर जो व्हाइट बॉल का यूज होता है वनडे के अंदर, तो वो सर टेस्ट मैचेस के अंदर उस मतलब वो व्हाइट बॉल से खेलना थोड़ा बैट्समैन के लिए इजी नहीं रहता, तो उसमें सर इस कलरफुल ड्रेसेस का यूज किया गया सर फिर ओडीआई के अंदर। तो मतलब वनडे में जो है वो व्हाइट बॉल होती है और टेस्ट में रेड बॉल होती है। यस सर। सर टेस्ट में रेड बॉल होती है और अभी रिसेंटली पिंक बॉल भी इंट्रोड्यूस की गई है सर। T20 में कौन सी है? सर T20 में व्हाइट बॉल यूज होती है सर। व्हाइट बॉल यूज होती है। यस सर। और T20 में जो है वो यूनिफॉर्म अलग है, वनडे वाली है? सर मोस्टली तो सिमिलर यूनिफॉर्म्स रहती है, बट ओकेजन के ऊपर कोई आईसीसी टूर्नामेंट है तो उसमें टीम्स अपनी उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, बट जो मूल कलर रहता है मोस्टली वो ही रहता है। और कई बार जो कई कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी अलग ड्रेस होती है कि अगर होम कंडीशन में वो खेल रहे हैं तो अलग है, और अगर बाहर खेल रहे हैं तो अलग होगा, बट होगी कलरफुल। इंडिया ने ब्लू क्यों रखा अपना कलर? हॉकी टीम का भी यही है, क्रिकेट टीम का भी यही है, ब्लू क्यों? सर ब्लू कलर जो इंडियन फ्लैग के अंदर जो अशोक चक्र है उससे सर सिंबलाइज करता है सर, और वो इंडिया ने लिया था। उसमें अगर आपने देखें तो कलर के अंदर जो रेड और ग्रीन कलर है वो मोस्टली टीम्स का है सर। वेस्ट इंडीज का है, पाकिस्तान का ग्रीन कलर है, और साउथ अफ्रीका का ग्रीन कलर है, और व्हाइट सर टेस्ट मैचेस के लिए था। तो उसके बाद इंडिया को अगर उन्हें एक आइडेंटिटी के रूप में देखे तो जो अशोक चक्र का ब्लू कलर है
उसको सर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया अपने। आप क्रिकेट देखते भी हो, खेलते भी हो? ये सर आजकल देखता ज्यादा हूँ, खेलने का कम टाइम खेलने का मौका नहीं मिल पाता। Yes. लास्ट कब खेला था? सर लास्ट 2 महीने पहले सर, 2 महीने पहले। 2 महीने पहले सर वो। तो किस तरह के प्लेयर हैं, मतलब बैट्समैन है या बॉलर हैं, किस तरह के? सर मैं ऑलराउंडर हूँ सर। ऑलराउंडर हरफन मौला खिलाड़ी हो? यस सर। इंडिया में मोस्टली कौन से अच्छे हरफन मौला आपको लगे ऑलराउंडर्स? सर कपिल देव जी रहे हुए हैं इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, और युवराज सिंह, सुरेश रैना, और करंटली देखें तो सर हार्दिक पांड्या। अब ऐसे उसमें वनडे में प्लेयर्स का नाम बताना है ऑलराउंडर्स के जिनके पास कम से कम 100 विकेट और 4000 रन हो वनडे में सर। वनडे में। वनडे में सर सचिन तेंदुलकर के सर विकेट्स हैं, 100 विकेट और 4000 रन है। और युवराज सिंह सर, दोनों। युवराज सिंह है सर, एंड सर आई एम नॉट श्योर अबाउट कपिल देव, बट कपिल देव दोनों। कपिल देव है सर अभी इन 3 को ही नाम याद आ रहे हैं सर। मुझे राजस्थान के कोई ऐसे क्रिकेट व्यक्तित्व के 3 या 4 के नाम बताइए जो राजस्थान से रिलेटेड है। मैम पंकज सिंह राजस्थान क्रिकेट के मतलब प्लेयर रहे हुए हैं, और राजस्थान राज सिंह डूंगरपुर जी थे जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी थे और वो खेले हुए हैं। और कोई ऐसा व्यक्तित्व जिनका अभी 2 साल पहले ही निधन हुआ है? 2 साल 1-1.5 साल पहले सलीम दुर्रानी सलीम दुरानी जी, यस मैम, वो राजस्थान से खेले हुए हैं मैम। जी। मिताली राज के बारे में बताइए आप। मैम मिताली राज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हुई है, और वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर है वो ओडीआई के अंदर, और अभी वो उन्होंने मैम रिटायरमेंट ले लिया है, और वो कैप्टन रही हुई है मैम। कल एक प्रसिद्ध राजनेता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है। यस मैम। कौन? मैम महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार जी, उनका कल प्लेन क्रैश में बारामती में निधन हो गया। उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैम उनकी फैमिली वाइज देखें तो वो शरद पवार जी की फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके वो भतीजे थे। रिसेंटली उन्होंने उनकी पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई एनसीपी की, और 6 बार वो डिप्टी सीएम का पद पे रह चुके हैं मैम, और करंटली वो डिप्टी सीएम ही थे। डिप्टी सीएम थे। आबकारी नीति राजस्थान संशोधन 2025-29 में चेंजेस किया है और आबकारी आयुक्त को सारी पावर सौंप दी गई है राजस्थान सरकार ने। पढ़ा है आपने? सॉरी मैम इसके बारे में नीति के बारे में नहीं पढ़ा है। फिर भी मैं सपोज करती हूँ यदि हम आबकारी आयुक्त को सारी पावर्स दे देते हैं तो इससे सामाजिक रूप में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैम मतलब आयुक्त को पावर इन द सेंस शॉप्स, पहले गवर्नमेंट ने 8 बजे सभी Yes, शॉप्स को बंद करने के ऑर्डर्स दिए थे। यस मैम। अब 11 बजे तक का कर दिया गया। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपराध को बढ़ावा मिलेगा? महिलाओं की स्थिति जो भी है आप बताइए। मैम इसमें मैम एक तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, रेगुलेशंस होता है, उसमें कठिनाई आ सकती है कि पुलिस का उसमें कितना इंटरफेरेंस है या उनको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर टाइम जो तय टाइम है उससे ज़्यादा अगर वो जो शराब की दुकानें खुली रहती है तो उससे मैम कंजप्शन बढ़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ने आयुक्तों को सौंप करके कहीं कोई दूसरा रेवेन्यू के लिए रास्ता निकाल लिया हो कि हमारे ऊपर तो सारा आना नहीं चाहिए, ये तो आयुक्त के अंडर में है, वो जाने, वो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं इसके। यस मैम। मैम सेंट्रलाइजेशन किसी भी चीज़ का मैम कई बार नुकसानदायक हो सकता है, तो इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करके और चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रॉपरली उसमें हो तो मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा मैम। महाराणा गंगा सिंह जी के बारे में बताइए। मैम महाराणा गंगा सिंह जी बीकानेर रियासत के राजा थे और उनका प्रमुख योगदान उनको भागीरथ भी कहा जाता है राजस्थान का, क्योंकि 1927 में वो गंग नहर का उन्होंने निर्माण करवाया था। और इंटरनेशनली देखें तो जो 1919 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ पेरिस पीस वाली थी उसमें वो प्रेजेंट थे। और
जो राउंड टेबल्स हुई थी इंडिया और ब्रिटिश के बीच में, उसमें भी वो उनका प्रेजेंस था। और 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से एक संस्था थी, उसके वो फर्स्ट चांसलर भी थे मैम। और आपने नेट कर रखा है, जीआरएफ कर रखा है, यस मैम। तो आप एक बेहतर लेक्चरशिप में जा सकते हैं, एक बेहतर लेक्चरर बन सकते हैं, और ये वाली सीट किसी के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास रोजगार के 2 अवसर हैं। तो मुझे लगता है आपको लेक्चरशिप में जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैम मेरा स्टार्टिंग से, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम से मेरा जो एक सपना है वो सिविल सर्विसेज में जाने का ही है। इसी के लिए मैं इसमें प्रयासरत हूँ अभी। फिर नेट और जीआरएफ क्यों किया? क्यों आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं? मैम स्टार्टिंग में मैं फुली डेडिकेटेड था अपने सिविल सर्विसेज के अंदर, बट आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स मेरा इसमें मैं कामयाबी हासिल नहीं की। तो एज एक अच्छा ब्यूरोक्रेट वही होता है कि उसका प्लान बी भी उसके पास होना चाहिए कि वो एक सिक्योर हो। तो उसके लिए समय मैंने नेट और जेआरएफ क्लियर किया था मैम। ये चारण साहित्य के बारे में बताइए, राजस्थानी चारण साहित्य के बारे में। यस मैम। मैम राजस्थानी साहित्य की मैम बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है, डिंगल और पिंगल। जो डिंगल लिटरेचर होता है वो वेस्टर्न राजस्थान में मोस्टली प्रिवलेंट रहता है, और उनमें उनको जो लिखा गया था वो मोस्टली चारण कवियों द्वारा लिखा गया था मैम। कोई प्रसिद्ध चारण कवियों के नाम बताओ। मैम मारवाड़ में करणीदान जी थे जिन्होंने सूरज प्रकाश लिखी थी, और मारवाड़ के अंदर ही मोहनोत नैन्सी जी भी थे। मोहनोत उनकी ख्यात उनकी काफी प्रसिद्ध है मैम। और उसके में अलग अलग टाइप्स होते हैं फिर चारण साहित्य के। वो रासो है या वात है, विगत है, जिसमें वो हिस्टोरिकल भी या जो राजाओं की विक्ट्रीज वगैरह है या उनकी लीनिएज है उनके बारे में डिटेल डिस्कशन होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया, यस और सत्याग्रही को ही सही अर्थों में उन्होंने मूल्यवान व्यक्तित्व बताया। मुझे बताओ, गांधी जी का सत्याग्रह की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा आज वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कहाँ तक रेलिवेंट है? क्या आप एक सत्याग्रही रूप में अहिंसा के मार्ग पर चल करके विश्व शांति को कायम कर सकते हैं? मैम जो गांधी जी की अवधारणा थी सत्याग्रह की, वो मैम मुझे लगता है कि हर काल और समय के अंदर वो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है मैम, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म पीस की अश्योरिटी भी देता है मैम। किसी का अगर जैसे उन्होंने बोला था कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन करना ज़्यादा जरूरी है, और जो बुराई है उसकी मूल जड़ों को खत्म करना चाहिए इसके थ्रू, सत्याग्रह के थ्रू, और सत्य को फॉलो किया जाना चाहिए। और जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपन देखें कि जितने वॉर्स वगैरह हो रहे हैं और पब्लिक इतना अनरेस्ट हो रहा है, उसमें अगर सत्याग्रह के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा तो एक लॉन्ग टर्म पीस एस्टेब्लिश की जा सकती है विद नॉन वायलेंस मैम। मैं अहिंसा की पुजारी हूँ, मैं हिंसा नहीं करती हूँ, मानव मात्र की सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे ऊपर जबरदस्ती आकर कोई आक्रमण करता है तो मुझे तो सत्याग्रही और अहिंसा का पुजारी बने रहना चाहिए। मैम गांधी जी ने यह भी कहा था कि एक कोवर्डाइज जो बंदा होता है, कम जो डरपोक होता है, वो बड़ी प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू डूइंग वायलेंस। अगर आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो तो जैसा अपने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इसका उन्होंने यूज भी किया था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था मैम। तो अगर आप सेल्फ हिंसा की बात थोड़ी की थी सर, हिंसा तो नहीं, बट करो या मरो में करो या मारो थोड़ी था। ये सर वो हिंसा की तो नहीं, बट उनके जो मेन स्टांस था नॉन वायलेंट का, उससे वो थोड़ा सा अलग था सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप सामने वाले को मारो। नो सर, मारने का नहीं, बट मरो का मतलब था ये अंतिम प्रयास है, ये आजादी का अंतिम युद्ध है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, चाहे मर जाओ लेकिन अब अंत तक प्रयास हो, ये मतलब था उसका। सॉरी इसका मतलब तो फिर हमें आतंकवाद के विरोध में भी घरों में घुस करके बैठ जाना चाहिए। नो मैम, या नेशन भारत ये नीति अपनाता है कि आतंकवाद के विरोध में? मैम एज ए नेशन अपने जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो पहले डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू चीजों को सॉल्व करने की रहती है, बट एज ए नेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी मैम, अगर सामने से वॉयलेंट एक्शन आ रहे हैं और जो लॉज के अनुसार भी नहीं है तो मैम उसमें सेल्फ डिफेंस करने का मैम अधिकार रहता है, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। क्या होता है जीरो टॉलरेंस?
जीरो टॉलरेंस मैम एग्जैक्ट मुझे डेफिनेशन का तो नहीं, बट अगर हाँ, उदाहरण से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शब्दों में बांध के बता दीजिए। जीरो टॉलरेंस की मैम जो अब इंडिया पॉलिसी अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की जाती है फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम अदर एरियाज, से भी। उनके खिलाफ उनको को टॉलरेट ना करके उन पे जवाबी कार्रवाई करने की मैम जो इंडिया की पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस में आती है मैम। गांधी जी का सपना था और उस सपने में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन यस मैम। और आर्थिक सामाजिक समानता की बात कही थी। वर्तमान में जो भारत सरकार है, राजस्थान सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या आपको लगता है वो सब गांधी जी के सपनों को साकार कर रही हैं? मैम यस मैम, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था 72-73 उसके बताओ बाद मुझे कोई 2-5 उदाहरण दो योजनाओं के जो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक न्याय को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, चिकित्सा, सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दिखाई दे। मैम स्वच्छता को लेकर तो जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया हुआ है और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और पंचायती राज को एम्पावर करने के हिसाब से मैम जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनके जो ग्रांट्स भी देते हैं, और समय समय पे जैसे डिजिटल इंडिया था उसमें पंचायती राज का भी मैम अपग्रेडेशन किया गया, उनको थोड़ा टैक्स से भी बनाया गया, उनको वाईफाई से कनेक्ट किया गया। और तीसरा मैम जैसे ग्राम सड़क योजना है मैम, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको सड़कों से जोड़ के उनमें उनको एम्पावर बनाना। और सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, सर्वोदय इत्यादि के लिए, सर्वोदय मैम जैसे कालीबाई भील योजना चलाई गई है, जो पिछड़े लोग लड़कियां हैं उनको एजुकेशन में और मौके मिले। और लाडो प्रोत्साहन योजना है मैम, थोड़ा मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैम। भारत 2 बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने जा रहा है, जिसमें से एक की मेजबानी उसे मिल चुकी है। यस मैम। कौन से की? मैम कॉमनवेल्थ गेम्स की कब? मैम 2030 के अंदर। और किसकी मेजबानी के लिए वो प्रयासरत है? मैम 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए प्रयासरत है मैम। आपको लगता है कि भारत इतना आर्थिक रूप से सबल हो चुका है कि हम 2036 में ओलंपिक खेल जैसा विश्व का इतना बड़ा गेम आयोजन करवा सकते हैं? जबकि हमारे बहुत सारे क्षेत्र अभी यों के त्यों खाली पड़े हैं, एजुकेशन का, चिकित्सा का, या आप इधर रक्षा विभाग को देखते हैं तो वहां खर्च करना चाहिए या गेम्स पर करना चाहिए? मैम इसको मैम वेलकम स्टेप में रूम में देखूंगा मैं, क्योंकि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो किसी भी नेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी के रूप में भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है उससे। और एक ओलंपिक गेम्स का भी एक मैम इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेटस होता है जो इंडिया की इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल ही रहता है मैम। तो उसके दिशा में देखे जाए तो एक वेलकम स्टेप ऐसा है। कंट्री है जिसको चढ़ा बढ़ा के कह दिया कि भैया तू होस्ट कर ले ओलंपिक्स, और उसकी इकोनॉमी बैठ गई पूरी की पूरी। सर अभी मैं सर अभी वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं नाम है ना? ये सर एक कंट्री है सर, बिल्कुल। बट सर इंडिया की जो प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो वो वैसे पूछा आपसे, Yes, sir. लेकिन इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग एक अंतिम क्वेश्चन अपने, हाँ, महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व था और जीवन शैली है, Yes, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीखा आपने उनकी जीवन शैली और व्यक्तित्व से? मैम उनकी जो सबसे बड़ी सीख मुझे लगती है कि आप कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, बट आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या जो आपको एज ए मतलब वो देखते हैं, उनके साथ आपका संबंध बहुत विनम्र होना चाहिए। और ईगो कहा जाता है मैम, वो नहीं लाना चाहिए। त्याग, बलिदान, संयम नहीं सीखा? यस मैम, वो भी सीखा मैम, बट मेन विनम्रता सीखी। और दूसरा साहस, कि आपके सामने कितना भी बड़ी चुनौतियां हो तो आप अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होके और आप स्वाभिमान को झुकाना नहीं है। यस मैम, तो ये सब। गुड सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर, मिलते हैं अभी 1 मिनट बाद। थैंक यू।